फीटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फीटर इलेक्ट्रीशियन दोनों के लिए कंबाइंड सब्जेक्ट जो होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन, जो कि निमी क्वेश्चन बैंक है। इसके सारे क्वेश्चन आज हम करने चल रहे हैं। तो चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? पहला दिया है ब्रिटिश और मैट्रिक, दूसरा दिया है गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण, तीसरा दिया है मौलिक और व्युत्पन्न, चौथा दिया है मैट्रिक और इंटरनेशनल। तो याद रखेंगे इकाई की दो प्रणाली जो होता है वो होता है मौलिक और व्युत्पन्न। पहला सी ऑप्शन सही है, फंडामेंटल एंड डिवाइडेड यूनिट। याद रखेंगे यहाँ पर कि चार सिस्टम होता है। एक होता है आपका सीजीएस सिस्टम होता है, दूसरा होता है एफपीएस, एक होता है एसआई सिस्टम, एक होता है एसआई, एक होता है एमकेएस सिस्टम। याद रखेंगे सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई। तो याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो मूलभूत इकाइयाँ जो होती हैं आपकी 7 होती हैं। मूलभूत इकाइयाँ 7 होती हैं। याद रखेंगे। पहला जो होता है वो होता है लंबाई, दूसरा जो होता है वो होता है समय, तीसरा जो होता है वो होता है आपका द्रव्यमान मास, और चौथा जो होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, और पाँचवा नंबर पे होता है पदार्थ की मात्रा। छठवें नंबर पे होता है तापमान। क्या होता है? तापमान होता है। और चौथा लास्ट जो है 7वां नंबर वो है आपका ज्योति तीव्रता। क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता। पहला लंबाई, दूसरा समय, तीसरा द्रव्यमान, चौथा है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, पाँचवा है पदार्थ की मात्रा, छठवां है तापमान, और चौथा है 7वां है ज्योति तीव्रता। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर लंबाई, द्रव्यमान, और ऑप्शन नंबर सेकंड लंबाई, द्रव्यमान और समय। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है एमकेएस प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है? तो याद रखेंगे जो हमारा सिस्टम होता है एमकेएस, तो इसमें यम जो दर्शाता है वो लंबाई दर्शाता है, के जो दर्शाता है वो द्रव्यमान मास दर्शाता है, और यस जो दर्शाता है वो हमारा समय होता है। तो यहाँ पर लंबाई का मतलब होता है मीटर, लंबाई का मतलब मीटर होता है। द्रव्यमान को यहाँ पर किलोग्राम में नापते हैं, और समय को यहाँ पर सेकंड में नापते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर सही है वो है आपका मीटर। एक बात और याद रखेंगे, जो सीजीएस सिस्टम होता है इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में नापते हैं। एक सिस्टम और होता है जिसका नाम होता है एफपीएस, तो इसमें लंबाई को फुट में नापते हैं, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में नापते हैं। इस बात को याद रखेंगे। एक सिस्टम और होता है जिसका नाम होता है एसआई, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है तो इसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें जो लंबाई नापते हैं वो मीटर में, जो द्रव्यमान नापते हैं, मास जो नापते हैं वो नापते हैं आपका किलोग्राम में, और समय को, टाइम को नापते हैं सेकंड में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो याद रखेंगे कि 1 इंच में जो होता है 25.4 मिलीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बात और याद रखेंगे कि 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर।
इसी का मान मीटर में जो होता है वो होता है आपका 0.254 मीटर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, दिया है 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 36। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो दिया है 12 है, 18 है, 6 है और 36 है। सबसे पहले देखेंगे कि ये 6 से कटेगा, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 करना 6, 6 छः 36। फिर ये 2 से कटेगा, 1 3 2 3 6। फिर ये 3 से कटेगा, तो 6 दूनी 12, 12 3 36 होता है, आंसर जाएगा 36। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। दिया है 18, 42, 24 का HCF बताइए। तो 18 है, 42 है, 24, इसका HCF जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी 6। ऑप्शन नंबर जो हमारा है बी वो सही है, 6। निकालेंगे कैसे, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 6 गुणे में 3 लिख सकते हैं। 42 को क्या लिख सकते हैं, तो 6 गुणे में 7 लिख सकते हैं। 24 को क्या लिख सकते हैं, तो 6 गुणे 4 लिख सकते हैं। इन तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो हमारा 6 मिल रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सही होगा 6। दिया है दिए गए मिश्रित भिन्न में अनुचित भिन्न कौन सी है। पहला दिया है 7 सही 3/7। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, दिया है हमारा 7 सही 3/7, 7 7 49, 7 गुणे 7 प्लस में 3 बटे में 7। इसको जब सॉल्व करेंगे तब 52/7, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही विकल्प है 52/7। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। लिखा है 0.000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। तो इसको देखेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या करेंगे, 6 5 9 लिख करके उसके नीचे 6 0 बढ़ा देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है डी नंबर विकल्प। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। दिया है 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो है 3/4 प्लस में 2/5 प्लस में माइनस में 5/20। इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इसका 20 हो जाएगा। 4 का भाग 20 में देंगे 5, 5 तियाँ कितना होता है 15। 5 का भाग 20 में 4 होगा, प्लस में 2 चौका 8 होता है, माइनस 5 हो जाएगा। तो ये 5 10 10 8 18। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 18/20। काटेंगे इसको तो 2 9 18, 2 दही 20, आंसर जाएगा 9/10। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आपका विकल्प नंबर बी 9/10। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि भाग दीजिए। दिया है 20/31 भागा 15/62। तो याद रखेंगे 20/31 गुणा में बदल लेंगे तो नीचे का ऊपर का नीचे 62/15 हो जाएगा। 31 31 दूनी 62 होता है, और ये होगा 5 तिहाई 15, अब 5 दूनी 5 चौका 20, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 8/3, जो कि हमारा विकल्प नंबर हमारा डी में दिया है 2 सही 2/3, 3 दूनी 6, 6 2 8/3, ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। लिखा है कि 0.003 का गुणा हमें 0.5 से करना है। तो याद रखेंगे 5 का गुणा 3 से कर देंगे, कितना आएगा 15। देखेंगे दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 अंक हमारे पास हैं, 2 0 बढ़ा लेंगे, आगे दशमलव लगा देंगे, जो कि हमारे विकल्प नंबर बी में दिया है। विकल्प नंबर बी हमारा सही आंसर सही है 0.0015। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। लिखा है सिंप्लीफाई करिए। दिया है 17.49 गुणे में 5.2
बटा में 6.5। तो 13 पाँचे 65 होता है, 13 चौके 52 होता है। तो इसका जब गुणा करके इससे भाग देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 13.99, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका डी विकल्प सही है, 13.99। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रस्सी है 225 मीटर, इसको 900 बराबर भाग में काट रहे हैं तो 900 से भाग दे देंगे। तो 9 से काटेंगे 100 हो जाएगा। 9 दूनी 18 होता है और 9 पचे 45, 25/100। इसका मतलब 0.25 मीटर। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.25 मीटर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि 529 का वर्गमूल क्या है। तो याद रखेंगे 529 का वर्गमूल निकालना है कितने का, तो 529 का। अगर इस सबसे पहले इसका जोड़ा बनाते हैं तो जोड़ा बना तो देखेंगे यहाँ 5 है तो 2 का वर्ग 2 से कर देंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, ये जोड़ने पे 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 1 2 9 बचेगा। 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 बार जाएगा, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, यहाँ ऊपर भी 3 हो जाएगा। तो देखेंगे 3 का जब गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, 3 चौका 12। तो हमारा करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया है 23। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 23। वैसे भी अगर 23 का गुणा 23 से करेंगे तो हमारा 529 निकलेगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है 0.017 का वर्गमूल क्या है। तो याद रखेंगे इसको जब हम हल करेंगे तो दिया है हमारा 0.017। तो यहाँ पर भी हम जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बन गया, इसका कुछ नहीं है तो आगे 0 बढ़ा, इसका कुछ नहीं है तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा, चूँकि 170 के करीब है, चूँकि 170 के करीब है इसलिए इसको याद रखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा 0.13, क्योंकि 0.13 का गुणा 0.13 में करेंगे तो आंसर जो हमारा निकलेगा 0.0169 निकलेगा, जो कि 170 के बराबर है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर सही होगा 0.13, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0.13। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। पूछा है अनुपात की परिभाषा क्या है। तो जो अनुपात दिया है ऑप्शन ए, कई तरह के दो मात्राओं का संबंध, विभिन्न प्रकार के दो मात्राओं का संबंध, अनुपातों के बीच समानता, दो अनुपातों के बीच समानता, दो अनुपातों के बीच असमानता। तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है एक ही तरह के दो मात्राओं का संबंध। ऑप्शन नंबर जो कि पहले में दिया है रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड्स। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है 4 किलो और 800 ग्राम में क्या अनुपात है। तो 4 किलो का 800 ग्राम से अनुपात पूछ रहा है। तो 4 किलो को भी हम ग्राम में बदल देंगे, 1000 ये ग्राम हो जाएगा, बटे में हमसे 800 ग्राम का पूछ रहा है, 800 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम ख़त्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा। 8 का गुणा जब हम करेंगे 4 दूना 8 और 2 पाँचे 10 होता है। आंसर आएगा 5/1, जो कि ऑप्शन नंबर पहला में दिया है 5:1। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। लिखा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20। व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो निकलेगा 0.25। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है 40 किलो का 8% कितना है। 40 किलो का 8%, तो 8 बटे में हम 100 कर देंगे, 0 से 0 कटेगा, आएगा 32/10, जो कि 3.2 kg होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर सही है
वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 3.2 kg। लिखा है 52% को भिन्न में बदलें। तो याद रखेंगे, अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देंगे तो 52/100 हो जाएगा। देखेंगे कटेगा हमारा 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 से कटेगा तो 13 हो जाएगा। आंसर आएगा हमारा 13/25, जो कि हमारे विकल्प नंबर सी में दिया है 13/25। अगर किसी भी चीज़ को प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देंगे, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। जैसे कि अगला ही क्वेश्चन पूछा है कि 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो इसमें हम 100 से क्या कर देंगे, गुणा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर निकलेगा 456 के बाद 00 लगा देंगे, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो आंसर जो हमारा निकलेगा 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, मतलब 45.6%, जो कि हमारे विकल्प नंबर पहले में है 45.6%। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा हुआ है x स्क्वायर। क्वेश्चन सुधार कर लीजिए। x स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर बराबर में 10 का स्क्वायर लिखा है। तो याद रखेंगे x का स्क्वायर बराबर में 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये इधर आके -36 हो जाएगा, तो ये हमारा 64 निकलेगा। x स्क्वायर बराबर 64, तो x का मान हमारा कितना निकलेगा, तो 8 निकल जाएगा, जो कि हमारे विकल्प नंबर 3 में दिया है 8। विकल्प नंबर हमारे 3 में दिया हुआ है सी नंबर 8। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। लिखा है दशमलव संख्या इतने का वर्गमूल कितना है? तो याद रखेंगे 550 है, तो ये 300, अभी 23 का हम देखे थे 529 होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 23.46। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। लिखा है व्हाट इज़ द साइड, यदि AC का मान 10 सेंटीमीटर, BC का मान 6 सेंटीमीटर, तो भुजा AB का मान बताइए। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। इस क्वेश्चन में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ये भुजा 10 दी है, ये भुजा 6 दी है, इस भुजा का मान हमसे पूछ रहा है। हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का जो मान दिया है 10 दिया है, 10 का स्क्वायर होता है 100, बराबर में लंब का स्क्वायर हो जाएगा 36, अब प्लस में आधार का स्क्वायर हमें निकालना है। 100 को उधर घटा देंगे तो आधार का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 64, तो आधार यहाँ से निकल जाएगा कितना, तो 8, जो कि विकल्प नंबर 1 में दिया है 8 इसका करेक्ट आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। लिखा है कि BC बराबर 15, AC बराबर 9, तो AB भुजा का मान बताइए। ये 15 दिया है, ये हमारा 9 दिया है, यहाँ पर भी हमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। तो हम 15 के स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर घटा लेंगे, तो 15 का वर्ग कितना होता है, तो 225, 9 का वर्ग कितना होता है 81, इसको जब घटाएंगे तो हमारा 144 निकलेगा। इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे तो हमारा आंसर कितना निकलेगा, तो हमारा आंसर निकलेगा 12, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया है 12 सेंटीमीटर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि AB बराबर 7 है, BC बराबर 5 है, तो भुजा AC का मान क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी 8.6। हल कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। लिखा है यदि कुल लंबाई L 2.75 मीटर, L1 और L2 का मान 2:3 है, तो L2 का मान बताइए। तो इसको जब हम हल करेंगे तो चूँकि टोटल लंबाई दिया है 2.75, तो L1 और L2 का जो मान दिया है वो 2:3 दिया है,
तो 3 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 का मान 2.75 है। 5 से भाग देंगे तो 0.5 पचे 25 होता है। 5 पचे 25 और 5 पचे 25। तो हमें किसका मान पूछ रहा है? तो L2 का मान पूछ रहा है। 0.055 में हम 3 से गुणा कर देंगे। 3 पाँचे 15 का 5, 3 पाँचे 15, 1 16। तो आंसर जाएगा 1.65। इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा 1.65, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है 1.65। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगते हैं तो उसे 64 मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे। चूँकि 8 मशीन को जब असेंबल कर रहा है तो 3 दिन लग रहा है, तो 8 का गुणा 8 से करेंगे तो 64 मशीन हो जाएगा, इसीलिए 3 का गुणा भी हम 8 से कर देंगे। तो आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 24 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आगे लिखा है यदि 180 mm व्यास वाला गियर 60 mm व्यास वाले गियर के साथ जुड़ा है और बड़ा गियर 60 RPM से घूमता है तो छोटे गियर का RPM कितना होगा। यहाँ हम याद करेंगे, यहाँ पर जो होगा हमारा N1 बटा में N2 बराबर में D2 बटा में D1। तो यहाँ पर पहला बड़ा गियर लेंगे तो N1 का मान दिया है 180। कितना दिया है? तो 180 mm व्यास वाला गियर 60 mm व्यास वाले गियर, एक 60 mm व्यास का एक दूसरा गियर है, तो यहाँ पर 60 mm व्यास का गियर है। तो याद रखेंगे, इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें 180 mm व्यास दिया है तो बड़ा गियर दिया है, मतलब D1 बटे में D2 बराबर में N2 बटा में N1। D1 का मान 180, D2 का मान 60 बराबर N2 का मान, बड़ा गियर N2 का मान जो दिया है 60 RPM है, मतलब N2 हमें ज्ञात करना है। N1 का मान 60 दिया है, इस 60 से 60 कट जाएगा, यहाँ से N2 का मान हमारा निकलेगा 180, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया है 180 RPM राउंड पर मिनट। चलेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा है यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम और टीन का वजन 2.7 किलोग्राम है तो तांबे का प्रतिशत कितना होगा। अगर दोनों का हमसे पूछा है, तांबे का वजन दिया है 42.3, मतलब कापर जो दिया है वो 42.3 दिया है, और जो हमारा यशयन दिया है, टीना जो दिया है वो 2.7 दिया है। अगर दोनों को जोड़ते हैं 0 हो जाएगा, 2 2 4, मतलब हमारा 45 किलो हो जाएगा। तो पूछा है कि 45 किलोग्राम टोटल आएगा, तो हमसे तांबे का प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखेंगे, चूँकि तांबा जो है 42.3 बटा में 45 गुणा 100 कर देंगे। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 94%। हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा 94% निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में 94%। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। लिखा है यदि एक मोटरसाइकिल टायर को 300 रुपया में बेचा जाता है और उसे 25% का लाभ होता है तो खरीद का मूल्य बताइए। 25% का लाभ होता है तो मतलब 125% का दाम दिया है 300 रुपये, तो हमसे 100% का माल क्रय मूल्य का मान पूछ रहा है। तो 300 गुणे में 100 बटा में 125, 25 चौका 100 होता है, 25 पाँचे 125 होता है, 5 छक्का 30 होता है, 60 का गुणा 4 से कर देंगे तो आंसर हमारा निकल के आएगा 240 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है 240 रुपये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो याद रखेंगे, अगर दशमलव भिन्न में बदलना रहता है तो हमें प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग देना है। 18.5 बटे 100 कर देंगे, आंसर 0.185 निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला में दिया है 0.185।
चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से अधातु कौन है? तो याद रखेंगे इनमें से अधातु जो है वो है हमारा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो प्रमुख सामग्री के रूप में जो लोहा होता है उसे हम कहते हैं लौह धातु, फेरस मेटल। अगला क्वेश्चन, उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है? उसे कहते हैं नॉन फेरस मेटल, मतलब ऑप्शन नंबर बी दिया है अलौह धातु। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण कहलाता है? तो याद रखेंगे धातु का जो यांत्रिक गुण होता है वो है हमारा तन्यता, डक्टिलिटी। तन्यता गुण के कारण ही धातु से तार बनाए जाते हैं। जो पहला ऑप्शन गलनीयता दिया है ये धातु का गुणधर्म नहीं होता है। अगर किसी धातु को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो धातु हमारा द्रव अवस्था में आ जाता है। करोजन जो है ये भी कोई धातु का गुण नहीं होता है। ये लोहे पे जंग का लगना जो होता है उसी को हम संक्षारण कहते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि इनमें से भंगुर धातु कौन सी है? तो याद रखेंगे जो हमारा कच्चा लोहा होता है जिसको हम लोग लोहमटिया भी कहते हैं वही हमारा भंगुर धातु है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, कह रहा है कि धातु का कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है? पहला दिया है तन्यता, दूसरा दिया है घातवर्धनीयता, तीसरा दिया है हार्डनेस, चौथा दिया है चिमड़पन। तो याद रखेंगे जो कठोरता होता है वही हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तन्यता जो होता है इससे तार बनता है, तन्यता से तार बनाया जाता है। आघातवर्धनीयता से जो होता है टीन शेड बनाया जाता है। याद रखेंगे क्या? टीन शेड। टीन शेड जो बनता है वो हमारा आघातवर्धनीयता से या बॉक्स बनता है। क्या बनता है? बॉक्स। मतलब धातु का वह गुण जिससे उसको पीट पीट के चादर का रूप दे दिया जाता है उसको आघातवर्धनीयता कहते हैं, और धातु का वह गुण जिससे उसको खींच करके तार का रूप दे दिया जाता है उसको हम तन्यता, डक्टिलिटी कहते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि धातु की कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के अस्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होती है? तो याद रखेंगे उसका नाम होता है सुघट्यता या प्लास्टिसिटी। पहला दिया है प्रत्यास्था। तो याद रखेंगे कि अगर यह धातु का वह गुण होता है जिससे यदि उस पर बल लगा रहे हैं तो विरूपण होगा, बल हटाने पर वो अपने अवस्था में आ जाती है, तो इसे हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। ये स्प्रिंग के अंदर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल जो होता है वो हमारा इस्पात होता है। चलेंगे अगला दिया है भंगुरता। तो याद रखेंगे धातु का वह गुण जिससे उसको ठोकने या पीटने पर वह टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं भंगुर धातु। और भंगुर धातु जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो हमारा कच्चा लोहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 41 कि धातु का कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपण तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है? तो याद रखेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग प्रत्यास्था कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी के बारे में याद रखेंगे जिससे हम बर्तन बनाते हैं। ये वह गुण होता है धातु का कि बल लगाएंगे तो विरूपण होगा, बल हटाने पर वो अपने अवस्था में नहीं आता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग सुघट्यता कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पर। इनमें से धातु का कौन सा गुण जिसे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है? तो याद रखेंगे उस धातु को हम लोग कहते हैं फ्यूजिबिलिटी या गलनीयता। चालकता जो होता है वह धातु का ऐसा गुण होता है जिससे उसमें हम इलेक्ट्रिक का प्रवाह कर सकते हैं, विद्युत का प्रवाह हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से किस धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने में किया जाता है? तो याद रखेंगे वो धातु जो होता है उसका नाम है टंगस्टन। टंगस्टन से हम लोग क्या बनाते हैं? तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाते हैं, क्योंकि इस टंगस्टन का जो हमारा गलनांक होता है ये हाई होता है। उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक के कारण से इसी का फिलामेंट बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पीतल में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? तो याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा है हमसे पीतल, क्या पूछा है हमसे? पीतल में कौन कौन सा धातु पाया जाता है? तो याद रखेंगे पीतल से होता है पिताजी। क्या होता है? पिताजी। याद रखेंगे क्या? याद रखेंगे पिता से पिताजी। याद रखेंगे पिताजी। तो पी से पीतल होता है, ता से हमारा तांबा होता है, और
जी से हमारा जस्ता होता है। तो याद रखेंगे पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता से मिल करके बना होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि कांसा, बहुत बार पूछता हमसे, कांसा या ब्रॉन्ज, इसी को इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं। ब्रॉन्ज ये किससे मिलके बना होता है? तो याद रखेंगे ये जो बना होता है वो हमारा तांबा और जस्ता के जगह क्या आ जाता है? तो जस्ता के जगह टीन आता है। तो तांबा और टीन से मिल करके हमारा क्या बनता है? तो कांसा बनता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर सही है वो है तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन से ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं की जा सकती है? तो याद रखेंगे जो हमारा करेक्ट आंसर सही है वो है सफ़ेद ढलवा लोहा, ऑप्शन नंबर जो हमारा है बी इसका सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किस धातु को फोर्ज जाली नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है हमारा ढलवा लोहा, ऑप्शन नंबर डी ढलवा लोहा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? मशीनरी भागों की ढलाई करने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? पहला दिया है धूसर ढलवा लोहा, सफ़ेद ढलवा लोहा, पिटवा ढलवा लोहा और चौथा दिया है राट आयरन। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला धूसर ढलवा लोहा, ग्रे कास्ट आयरन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लौह अयस्क से पिग आयरन बनाने की किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? जैसे पिग आयरन आएगा तो याद रखिएंगे ब्लास्ट फर्नेस। क्या याद रखना है हमको? ब्लास्ट फर्नेस। पिग से हम याद रखेंगे कि पिग मतलब ब्लास्ट फर्नेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे ढलवा लोहा बनाने के लिए हम जो भट्टी इस्तेमाल करते हैं उसका नाम कपोला भट्टी होता है, ऑप्शन नंबर जो कि पहला में दिया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन कि निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम जो होता है इसी को हम लोग माइल्ड स्टील कहते हैं। और रेलवे का जो ट्रैक बनता है, रेलवे के जो ट्रैक बनते हैं उसी में हम लोग इसी हल्का स्टील का इस्तेमाल करते हैं। किसका स्टील का? तो हल्का स्टील का हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेलवे के ट्रैक बनाने के लिए। आगे के वीडियो की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगले क्वेश्चन का वीडियो हम अगले भाग में करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।